नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये जो वीडियो है यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। इसमें अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के पद आने हैं। नायब तहसीलदार की मुख्य परीक्षा का यहाँ पर अभी आयोजन होने वाला है जो कि संभवतः अप्रैल तक हो जाएगा। तो यहाँ इन परीक्षाओं से संबंधित या हाल ही में अब जो यूपीएससी 2022 की परीक्षा होनी है, उसकी तैयारी कैसे करें, रणनीति क्या रहनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के दिमाग में कई सारे ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश की है और इस मार्गदर्शन सत्र में सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वह एआरटीओ बागेश्वर श्री निखिल शर्मा सर के द्वारा दिया गया है। सर के द्वारा यूपीएससी का इंटरव्यू दिया गया है। उत्तराखंड पीसीएस में वह एआरटीओ के पद पर यहाँ कार्यरत हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सत्र से आपकी आज सभी प्रश्नों के जो आपकी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका उत्तर मिलने की कोशिश रहेगी। सर, अपने विषय में सर आपका पद नाम, शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो आपने पुरानी जॉब करी थी स्विच, उसके विषय में। देखिए, मेरा नाम निखिल शर्मा है। इस समय मैं एआरटीओ बागेश्वर के पद पे कार्यरत हूँ। पारिवारिक, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पुरानी नौकरी, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का छात्र हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का छात्र हूँ मैं। और इसके पहले मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में इंजीनियर के तौर पे काम कर चुका हूँ और उसी दौरान मुझे सिविल सर्विस करने की एक इच्छा जागृत हुई और 2013 से मैंने ये तैयारी करना शुरू किया अपना। यूपीएससी इंटरव्यूज़ मैंने दिए हुए हैं। उसके बाद फिर मेरा यहाँ उत्तराखंड पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैं 2018 से एआरटीओ बागेश्वर के पद पे कार्यरत हूँ। सर, परीक्षा की तैयारी के दौरान आपका मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश? मेरा मीडियम इंग्लिश था। सर, स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि हमारा मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा सफल होते हैं, हिंदी मीडियम में उतना स्कोप नहीं है। तो यूपीएससी और स्टेट लेवल के लिए इसमें बच्चों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये एक डाउट तो खैर है और अगर हम रीसेंट डेटा भी देखें तो खासकर यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं जिनका अंग्रेजी माध्यम है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उसका एक्चुअली मेन रीज़न जो मुझे लगता है वो माध्यम नहीं है। मेन रीज़न उसका है कि स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में ज़्यादा मेरे ख्याल से क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है, ज़्यादा एक्सटेंसिव मटेरियल अवेलेबल है। यूपीएससी में तो खासकर जो बच्चे हिंदी माध्यम से भी देते हैं एग्ज़ाम, वो भी इंग्लिश मीडियम वाली पुस्तकों को ही पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी हिंदी मीडियम वाली पुस्तकों में नहीं मिल पाती। अब वो अनुवादित पुस्तकें भी होती हैं, ट्रांसलेटेड भी होती हैं, तो कई जगह पे वो जो उसका मेन क्रक्स ऑफ द मीनिंग होता है वो भी खो जाता है ट्रांसलेशन में। तो मैं इसमें एक मतलब जो मेरा सजेशन है वो यही है कि जहाँ तक आपको लगता है आप कर सकते हैं इंग्लिश में, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश पुस्तकों को ही पढ़ें। जो जो भी मतलब आपको स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, अगर वो इंग्लिश आप कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश मटेरियल ही पढ़ें। एग्जाम भले ही आप हिंदी में माध्यम में दें, लेकिन जो मटेरियल है वो इंग्लिश में पढ़ें आप। और मुझे जहाँ तक लगता है आज की जो हमारी अभी की जनरेशन है या जो एजुकेशन पैटर्न हमारा चलता आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में लिखा हुआ मटेरियल पढ़ नहीं सकते या वो समझ नहीं आएगा। वो तो हम समझ ही सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता है लिखने में या एक्सप्रेस करने में आती है, तो वो आप हिंदी में ही करिए। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें ही करिए। लेकिन अगर आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मटेरियल पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि जो ट्रेंड देखने में आ रहा है। बाकी अगर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हम देखें तो उसमें तो मुझे, क्योंकि उसमें तो हिंदी आपका एक विषय भी रहता है जिसको कि आपको मेरिट में भी जिसके नंबर जुड़ते हैं, तो हिंदी आपकी अच्छी होनी ही चाहिए स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। पर वहाँ पे भी मटेरियल कंटेंट अगर आपको थोड़ा सा एज चाहिए और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो मटेरियल और कंटेंट अपना इंग्लिश वाला पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो फिर हिंदी में ही पढ़िए। लेकिन अगर मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप केपेबल हैं, तो गो फॉर द इंग्लिश मटेरियल। वो ज़्यादा सब्सटेंशियल मटेरियल मिलता है हमें इंग्लिश में, बहुत आसानी से भी मिल जाता है। जी।
सर, स्टूडेंट्स का एक प्रश्न ये रहता है कि परीक्षा की तैयारी में कोचिंग संस्थान की कितनी भूमिका रहती है? कि अगर हम कोचिंग करेंगे तभी सफल होंगे, अगर हम सेल्फ स्टडी या लाइब्रेरी कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा या समय लगेगा। तो इस तरह की देखिए डाउट काफ़ी रहती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो अगर जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ इसमें बताऊंगा कि हमारे जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत वास्ट है। मतलब आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको उस एक्सटेंसिव सिलेबस को पार पाने के लिए एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत आपको होगी। अगर आप मैं अपना पर्सनल भी अगर आपको बताऊं तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने हमेशा से अपने जितना भी मेरे स्टूडेंट लाइफ रहा है उसमें मैं बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से ही चलता रहा था। मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी मैंने यही अपनाया। पर शुरू में जैसा कि मुझे लगा कि मेरा शायद 1 या 2 अटेम्प्ट इसलिए वेस्ट हुए क्योंकि मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। मैं पढ़ता बहुत था, और अगर आप कोचिंग नहीं जाएंगे, बिना गाइडेंस के पढ़ेंगे और आप मेहनती हैं तो आप बहुत पढ़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इतना एक्सटेंसिव मटेरियल है, इतना एक्सटेंसिव सिलेबस है कि आप सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे, है ना। आप ये कहेंगे कि हम दिन में 12, 13, 14 घंटे पढ़ते हैं और आप सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट से कितना रेलिवेंट है, दिक्कत वहाँ पे आएगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट से रेलिवेंस वाली चीज़ें पढ़ने के लिए एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बट उसके बाद आपको जब एक गाइडेंस मिल गई, उसके बाद सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी को कोई मात नहीं दे सकता, ठीक है। मैं ये ज़रूर कहूँगा गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन गाइडेंस के साथ एक आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको कोई स्पून फीड करता रहेगा, आपको कोई चम्मच से खिलाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने गाइडेंस ले ली, अब आपको खुद मेहनत करनी है उस गाइडेंस पे, उस प्लान पे चल के। बस एक वो, क्योंकि जब हम शुरू में एंटर करते हैं इस फील्ड में तो हमें नहीं पता होता है कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ जान गए उसके बाद आप खुद ही आपके ऊपर निर्भर है। तो एकदम कोचिंग संस्थानों पे निर्भर हो जाना भी मूर्खता है, और एकदम ये सोच लेना कि हम बिल्कुल सेल्फ स्टडी से ही सब कर लेंगे। बहुत बच्चे करते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो अगर आपको कोई मदद मिल सकती है तो आप उसको ज़रूर अवेल करें, लेकिन फिर आप अपनी मेहनत पे ही उसके बाद ट्रस्ट करें, उसी पे भरोसा करें और मेहनत करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। कोचिंग संस्थान से, सिर्फ कोचिंग संस्थान ही आपको सफलता नहीं दिला सकता। सर, अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वो साथ साथ सरकारी नौकरी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बड़े पदों के लिए जी। तैयारी है वो कैसे करें? अब देखिए, सरकारी नौकरी अगर कोई कर रहा है इसका मतलब उसने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, उसका एक कुछ तो बेस बना होगा, ऑलरेडी बना होगा। तो उसके साथ देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बेस बना है और अगर आप रोज़ 2.5-3 घंटा भी रेगुलर पढ़ते हैं, देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है। यहाँ पे पढ़ाई, रेगुलर पढ़ाई करने की, आप ये चाहेंगे कि मैं एग्ज़ाम के 1 महीना पहले एकदम मुझे 10-12 घंटे पढ़ लूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रेगुलर हैं अपनी पढ़ाई में, रिस्पेक्टिव की कब फॉर्म्स आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम होगा, आप रेगुलर 2.5-3 घंटा पढ़िए, जो कि मुझे लगता है सरकारी नौकरी के साथ आप 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उतना आप रेगुलर पढ़ेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। उसमें बस आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, आपकी गाइडेंस सही होनी चाहिए, सही दिशा में पढ़ाई करें। क्या पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर ये भी करता है कि आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि कोचिंग संस्थानों की महत्वता वहाँ पे आती है कि वो आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। तो अगर आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं और अगर आप रोज़ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट, आप उसको कर लेंगे। सर, अगला प्रश्न ये है कि जैसे इस समय कोविड है और स्टूडेंट्स इस समय कैसे तैयारी करें, क्योंकि दिल्ली में जैसे संस्थान इस समय बंद है या बार बार सब जगह कोचिंग संस्थान बंद हो जा रहे हैं, तो बच्चों को इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, मैंने जब तैयारी शुरू की थी यूपीएससी की, मैंने साल 2013 में शुरू की थी, और तब मुझे बहुत मतलब मुश्किलें होती थी मटेरियल ढूंढने के लिए, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज की डेट में तो मैं देखता हूँ इतना आसान हो गया है, आप कुछ भी देखिए, मतलब आपको गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन, उसमें देखिए हर चीज़ का एक्सेस होना भी बुरा है, लेकिन अगर ऑनलाइन से फ़ायदे मिल रहे हैं उनको उठाना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब फिर पूरा ही ऑनलाइन ही रह गए। मतलब उसमें आपको कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा।
लेकिन ऑनलाइन बहुत क्वालिटी कंटेंट आज की डेट में अवेलेबल है। उसका फ़ायदा ये है कि सबको मिल रहा है, नुकसान ये है कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो अगर जो भी चीज़ ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है, आप उसका भरपूर यूज़ करिए। कोरोना महामारी में आप इस समय दिल्ली जाके नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जो कोचिंग संस्थान हैं, जो थोड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके सबके मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वो डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी आप स्पेंड करने की आपके पास क्षमता है तो आप क्लासेस भी पे स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि आपको फ्री ही मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा। अगर आपने उसमें भी क्वालिटी मटेरियल छांट के जो भी कोई आपके लोकल लेवल पे आपको गाइड कर रहा है, उनकी सहायता से क्वालिटी ऑनलाइन मटेरियल आप छांट लें और उनको उनसे पढ़ाई करें। तो कोरोना महामारी के दौरान मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि आपको फिजिकली कहीं प्रेजेंस होने की ज़रूरत है। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट घर बैठे मिल सकता है। सर अगला प्रश्न ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हम जैसे दिल्ली जाएंगे, देहरादून जाएं, हल्द्वानी जाएं, इलाहाबाद जाएं, तभी हम सफल होंगे, छोटी जगह से नहीं हो सकते सफल। हाँ, देखिए ये जो है, मुझे लगता है कि भाई ये जब मैंने शायद तैयारी शुरू की थी 2012-13 में की थी, उस समय शायद ये थोड़ा प्रासंगिक हो सकता है ये सवाल। आज की डेट में तो जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप मटेरियल आपको चाहिए तो आपको कुरियर के थ्रू मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। तो ऐसी गाइडेंस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ गाइडेंस होती है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी जगह से रह के, जहाँ जिसके पास थोड़ी सी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, थोड़ा सा भी लोकल लेवल पे गाइडेंस अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप दिल्ली जा रहे हो या देहरादून जा रहे हो। और अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो दिल्ली देहरादून में भी, खासकर दिल्ली में मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर देखा है, मैंने मुखर्जी नगर देखा है। तो 90% बच्चे मतलब वो नहीं पढ़ रहे होते हैं, 10% ही पढ़ रहे होते हैं, उनमें भी 5% ही बहुत सीरियस पढ़ते हैं। तो आप वो 5% का हिस्सा यहाँ पे भी बन सकते हो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि आप उन 90% में चले जाओ और आप यहाँ पे वो 5% जो सीरियस बच्चे हैं उनमें रहें। तो मेरे ख्याल से अगर आप घर पे रह के भी आपके पास साधन अवेलेबल हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली और देहरादून की। सर इस समय उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अभी फरवरी या मार्च में हो सकती है। तो समय कम बचा हुआ है, तो इसमें उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे जो उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से पिछले साल भर से या 2 साल से तो एटलीस्ट तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उनका एक बेस बना होगा। अब क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम्स में मेरे ख्याल से 2 महीने ही बचे होंगे, तो इस समय आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें भी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप पेपर्स देखेंगे, आपको अगर 150 सवाल आ रहे हैं पेपर में, तो आपको 150 सवाल पॉसिबल नहीं है कि आपको सारे सवाल आते हों। आपको हो सकता है कि 40% ऐसे सवाल होंगे जो आपको 100% आते होंगे। उसके बाद 30% सवाल ऐसे होंगे जिनमें आप या तो आपको 70%, मतलब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट अगर आपने कर दिए, तब तो आप सही आंसर पे ही पहुंच जाएंगे। तो वो भी एक कला है, तो वो प्रैक्टिस से आती है कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। उसके बाद इसमें एक आर्ट ये है कि कई बार आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, 2 ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस से आएगा कि आपने मान लीजिए ऐसे 10 सवाल किए और इसमें आपके 5 सवाल भी सही हो गए, तो भी आप प्लस में चले जाएंगे, ठीक है। जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आता उसको तो आप बिल्कुल मत छूइए, ठीक है। लेकिन जो सवाल में आपको ऐसा लगता है कि आप 50% पे पहुंच गए हैं और आपको एक कन्विक्शन है कि आपका ऑप्शन सही है, तो मेरे ख्याल से आपको, मैं पर्सनली तो यही करता हूँ, मेरा कभी कोई प्रीलिम्स रुका नहीं, तो मैं पर्सनली यही करता हूँ एग्जाम्स में। और कि अगर आप 50% पे आ गए तो यू शुड गो फॉर दैट, आपको वो आंसर टिक करना चाहिए। और ऐसे अगर 10 सवाल भी आपने किए तो 5 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम जाएंगे कि आपने 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए, तो 5 आपके सही होने चाहिए, 5 गलत होने चाहिए, तो आप प्लस में ही चले जाएंगे। और मेन है कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इस समय आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप इस समय, आपने मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की पढ़ी, आप पढ़ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो किताब पढ़ी हुई है, लेकिन अगर आप उसको 5 बार 6 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस समय जो आपने स्टैटिक चीज़ें पढ़ रखी है, जैसे अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं, आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, तो उनको एक बार फिर से गो थ्रू करते जाइए। जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे उतना कम होगा। तो इस समय रिवीजन और प्रैक्टिस
उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसका जो रामबाण है वो यही है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। सर ये जो पेपर यहाँ उत्तराखंड का होगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, जी। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल। तो उसमें स्टूडेंट्स को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। देखिए, जैसा मैं अभी बताया आपको मैंने कि सारे 150 सवाल आना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको 40%, आप जितना भी अच्छी तैयारी करेंगे आपको 40 से 45% सवाल ऐसे होंगे जो 100% आते होंगे, लेकिन उतने ही सवाल करके आने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके उसके बाद क्योंकि आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो बाकी के जो 50-55% सवाल बन रहे हैं उनमें से भी 30% सवाल ऐसे होंगे जिनका आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, आपने कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको वो अटेम्प्ट करनी चाहिए। आपको अटेम्प्ट कौन से सवाल नहीं करने चाहिए, जो आपको बिल्कुल आपने देखा और आपने कहा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। उसको भी हालांकि आप 4 बार पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा सवाल है जो हमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उसको जब 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ मेल नहीं खा रही है। तो जो सवाल नहीं भी आपको आ रहे हैं उनको 3-4 बार पढ़िए, एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिए कि कहीं ना कहीं क्या पढ़ा है मैंने इसे। और उसके बाद फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल बिल्कुल मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो उस सवाल को मत छूइए। नेगेटिव नहीं तो वो पक्का नेगेटिव होगा, उसमें 100% चांस है कि वो नेगेटिव होगा। अगर आप तुक्का मार के आएंगे तो नेगेटिव होगा, इसलिए तुक्का नहीं मारना है, कैलकुलेटिव गैसेस करने, इंटेलिजेंट गैसेस करने, अपनी पढ़ाई के बेस पे गैस करना है। तो इसमें मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं आने वाले सवाल छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट 70% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है अगर आपको प्री क्लियर करना है तो। सर हाल ही में अभी यूपी में पेपर हुआ है जो यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सीसेट में डिस्क्वालीफाई हुए, वो उतना स्कोर नहीं कर पाए जी। तो यहाँ भी उसी पैटर्न पर सीसेट का पेपर होना है, तो सेकंड पेपर के लिए स्टूडेंट्स को क्या मतलब स्ट्रेटजी उसमें रखनी चाहिए? देखिए, सी सैट के पेपर में जैसा कि पता है आपको 33% पासिंग मार्क्स होता है। अगर आप उसमें 33% नहीं ला पाएंगे तो आप फर्स्ट पेपर में चाहे जितने मार्क्स लाएं कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक सेफर साइड तो रहना पड़ता है। अब 33% में दिक्कत अब ये हो गई क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की है। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और वो नेगेटिव में चले गए तो आप बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है 33% से कम में आ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको मैथ्स वाले क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना चाहिए, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, क्योंकि मैथ्स के सवाल आपने निकाले तो वो 100% सही ही होंगे। उसके बाद कुछ सवाल जैसे हिंदी के पैसेज आते हैं या इंग्लिश के कुछ ईजी सवाल आते हैं, उन पे पहले फोकस करिए। और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि कुछ 5-6 सवाल और कर लूँ तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से अगर आपने ये इजी सवाल हैंडल कर लिए तो आप सी सेट का पेपर निकाल देंगे और टफ वाले सवालों को छूने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मेरिट में जुड़ना नहीं है। बाकी ये है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, वो एक बेसिक 10th लेवल मैथ्स ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ताकि क्योंकि सवाल देखिए वो इजी आते हैं, वो हमें इसलिए टफ लगते हैं क्योंकि हमने कभी किए नहीं। एक बार आप उनको देख लेंगे, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सवालों का एक सा होता है, तो उन पैटर्न के सवाल देख लीजिए। और अगर आपको लगता है आप सी सेट में थोड़े से कमज़ोर हैं तो उस पर रोज़ आधा घंटा, अभी अगर 2 महीने एग्जाम में बचे तो रोज़ आधे से पौना घंटा सी सेट को दिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे ज़्यादा देने का। आधा घंटा आप दीजिए और मैथ्स पे फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स आपका गलत नहीं होगा अगर आपने मैथ्स सॉल्व कर लिया। और 33% मार्क्स लाना फिर कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। सर एक प्रश्न ये है कि जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या पीसीएस नायब तहसीलदार की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कि हम बीए के साथ ही कर दें या पूरा पीजी करें उसके बाद हम ये तैयारियों को शुरू करें? ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है ये, क्योंकि हमारा जो अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने तैयारी शुरू की जब मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, मैं ऑलरेडी अपनी इंजीनियरिंग की जॉब में था, उसके बाद मैंने शुरू की। तो बहुत लेट शुरू की मैंने, तो वो तो खैर ये है कि जब जागो तब सवेरा वाली बात है। लेकिन अगर पहले से किसी का गोल क्लियर है, अगर आपके स्कूल टाइम से ही गोल क्लियर है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब आपने उतना ज़्यादा टाइम अपने आप को ऑलरेडी दे रखा है जस्ट बिकॉज कि आपका गोल क्लियर है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखो तो क्या आता है एनसीईआरटी या 10th ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक, अगर ऑप्शनल आता है तो ऑप्शनल में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड के बीच का लेवल का सवाल आते हैं। तो आप, मुझे तो लगता है अगर किसी का गोल बहुत पहले से क्लियर है तो उसको स्कूल टाइम से ही प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए,
एकदम वैसी नहीं, मतलब आप उसी तरह से चीज़ों को पढ़िए जिस तरह से एक मतलब 360 डिग्री में कुछ। और आज के अगर आप एनसीईआरटीज उठा के देखेंगे तो उसमें उन्होंने पढ़ाते भी वो उसी तरह से हैं। 360 डिग्री सब चीज़ों एनवायरनमेंट के बारे में कवर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ एडहॉक कहीं से उठा लिया। और अब वो हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा होता है स्कूल में, और स्कूल में पढ़ाते शायद इस तरह की सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स के उस पर कि भाई हमें बस एक पासिंग मार्क्स लाने हैं। लेकिन अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आता तो वही है कॉम्पिटिशन में। तो अगर आपका गोल स्कूल टाइम से क्लियर है तो स्कूल से ही बढ़िया, नहीं तो नहीं क्लियर है तो ग्रेजुएशन टाइम तो बेस्ट टाइम होता है स्टार्ट करने की तैयारी में। सर एक प्रश्न ये है कि जो अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक दिमाग में उनके रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और दूसरा कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए, जब आप नई तैयारी शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक जोश होता है, ठीक है। वो जोश आप मानो या ना मानो वो थोड़े दिनों बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको नई तैयारी में उस जोश का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप उस जोश में आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो नई तैयारी में तो मुझे लगता है 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकता है इंसान, और उसको करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे आपका एक बेस बन जाएगा, और अगर आपकी कोई और जॉब लग गई तो फिर आप उसके बाद 2.5 से 3 घंटा ऐसा रोज़ भी अगर पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट होता है। सर आईएएस की मुख्य परीक्षा में विषय चुनते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए, ये भी बहुत एक टफ सा सवाल आपने पूछा मुझसे। विषय देखिए बहुत अगर आप मार्केट देखेंगे दिल्ली में जो कोचिंग मार्केट है तो पूरा एनालाइज करते हैं कि कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया था और उसके रिस्पेक्ट में कितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब आप वैसे भी इतना मैथमेटिकल जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं जो मानता हूँ कि आप जब जीएस की तैयारी करेंगे तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आपको किसी सब्जेक्ट से प्रति ज़्यादा लगाव होगा। तो मेरा मानना है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आपका लगाव नहीं होगा किसी सब्जेक्ट में और आपने सिर्फ इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि उससे सिलेक्शंस बहुत हो रहे हैं, तो इसमें देखिए एक खतरा तो ये है कि एक साल किसी सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी उसी से हो। और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 साल एक ही सब्जेक्ट से सिलेक्शन बहुत होते हैं और एकदम से फिर उस सब्जेक्ट से सिलेक्शन ही होने बंद हो जाते हैं। तो वो वाला एक रिस्क रहता है। उसके बाद फिर अगर आपका लगाव नहीं है तो आप उतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा लगाव है, जब आप जीएस की तैयारी, इसीलिए मैं कहूँ अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहले तो जीएस ही आप करिए, उसमें जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आप उसको अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। सर आपने जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दी थी उसमें आपके विषय क्या थे। मेरा विषय हिस्ट्री था। और यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में भी मेरा विषय हिस्ट्री है। सर जैसे आपने इंजीनियरिंग करी है और आपने मुख्य परीक्षा में विषय जो था वो भारतीय इतिहास या हिस्ट्री लिया हुआ है, जी, तो जी। वो किस तरह से आपने मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए आपने मानविकी का सब्जेक्ट चुना। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए इंजीनियर्स भी बोलते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो खैर एक तो ये वो वाली चीज़ है। बट एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक नेगेटिव चीज़ उनके साथ ये रहती है कि उनके बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं ऑप्शन में, और अगर होते भी हैं तो वो उतने स्कोरिंग नहीं होते हैं और बहुत टफ होते हैं। तो अब जैसे मेरा इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस से करी है, तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है एज एन ऑप्शनल, तो मुझे कोई अलग ही सब्जेक्ट लेना था। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले सकूं, तो जब मैंने वही पद्धति अपनाई कि मैंने जब जीएस में पढ़ रहा था मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में आया, तो मैंने हिस्ट्री को चूज़ किया। और लेकिन ये है कि आपको सही गाइडेंस मिलता है, सही मटेरियल मिलता है और आपके अंदर हार्ड वर्क करने का एक जुनून है, तो आप वो कर सकते हो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए या कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, और मतलब कितनी ज़्यादा मैगजीनें पढ़नी चाहिए, मतलब एक ही पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें। देखिए, करंट अफेयर्स में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है, आप इंग्लिश समझ सकते हैं, तो आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर उठा के उसको रेगुलर पढ़ें। पर हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। न्यूज़पेपर का टाइम 1 घंटा भी मैं मैक्सिमम टाइम कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दी एंड करंट अफेयर्स की मैगजीन्स बाज़ार में उपलब्ध हैं। कोई सी भी एक आप ले लीजिए,
ठीक है। चाहे आप, मैं अगर संस्था का नाम लूँ तो विजन आईएएस की अगर आप उठा लें, या जो भी इस समय आप थोड़ा सा जो भी आपको लोकल लेवल पे गाइड करें वो आपको बता पाएंगे कि किस कोचिंग संस्था की अच्छी हैं करंट अफेयर्स की मैगजीन। तो बस एक की उठाइए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने पास कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि आपका एक बेस बना रहेगा। जब आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे तो उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और सीधे करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या बता रहा है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक मैं पर्सनली मानता हूँ, उसके नोट्स बनाना और उस पर रोज़ के 3-4 घंटे वेस्ट करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक क्वालिटी करंट अफेयर मैगजीन उठा के उसको आप कर सकते हैं। सर एक प्रश्न ये है कि इतने सारे कोचिंग संस्थान खुल गए हैं और वो खूब सारी फ़ोटो लगा देते हैं और सबका यही है कि टॉपर्स नोट्स लीजिए, हमारे नोट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिसगाइड होने से हम कैसे बचाएं? देखिए यहाँ पे अगेन मैं यही कहूँगा, जो लोकल लेवल पे आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी आपका आपके या तो कोई एल्डर होंगे या आपके लोकल शहर में आप जहाँ भी कोई कोचिंग कर रहे हैं, अगर एक ऑनेस्ट संस्था है वो तो आपको ये बताएंगे वो कि दिल्ली या बड़े शहरों में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने मशरूम्ड हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा के बहुत सारी चीज़ें, और कई बार मैं पर्सनली बताऊँ तो टॉपर्स भी कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ते कुछ और तरीके से, बट बिकॉज उनका सिलेक्शन जब हो जाता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाने के लिए या थोड़ा शो ऑफ वाली चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है। तो टॉपर्स का गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर टॉपर इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई उन्होंने टॉप किया है तो कुछ तो उन्होंने अलग किया ही होगा, लेकिन एकदम से वही राह अपना लेना वो मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपने कैलिबर होता है, अलग उनके में क्वालिटीज़ होती हैं, नेगेटिव्स होते हैं। तो टॉपर इंटरव्यू ज़रूर देखिए, उनके नोट्स वगैरह अगर मिल रहे हैं तो ज़रूर देखिए क्या है, लेकिन इन दी एंड आप अपने पे भी भरोसा रखिए, अपने पे ट्रस्ट रखिए, उनसे गाइडेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन एकदम एज इट इज़ 100% वैसे करना है उस चीज़ पे मत रहिए। कई बार कुछ टॉपर्स जो होते हैं उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, शायद आपकी कैपेबिलिटी उतनी ना हो, तो आप डिसहार्टन भी हो सकते हैं कि भाई उस टॉपर ने तो 10 किताबें पढ़ी थी, मैं एक भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक किताब पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो टॉपर्स गाइडेंस लीजिए, लेकिन इन दी एंड अपने आप पे भरोसा रखिए। सर जो स्टूडेंट्स इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए इस समय मैं कहूँगा हाई टाइम है, इस समय आप जितना पढ़ सकते हैं, मेन है जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना अच्छा है। आपने अपने पिछले साल भर में 2 साल में जितना भी पढ़ा है, अगर आप उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। जितना प्रैक्टिस देंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ मैं वो बता दूं कि एग्ज़ाम इतना टफ है नहीं जितना हम समझते हैं। अगर आपने अपना बूंद बूंद रोज़ का भरा है तो आपका सागर बन जाएगा और आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेंगे। मेंस, अगर आप प्रीलिम्स के बाद मेंस आएगा तो मेंस में मैं एक चीज़ बात को ये बताऊंगा कि बहुत सारे इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन आधी जंग वही जीत जाता है जो प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत टफ होता है, हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की करी है मेंस की, या प्रीलिम्स में आपने ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करी है, तो आप आराम से ये जंग जीत जाएंगे। जैसे एक कहावत है, अगर आप इफ़ यू स्वेट इन पीस यू वोंट ब्लीड इन वॉर। अगर आपने शांति के समय पसीना बहाया तो आप युद्ध में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो अभी शांति वाला समय, आप पसीना बहाइए। सर अभी अप्रैल माह में नायब तहसीलदार का उत्तराखंड में नायब तहसीलदार की मुख्य परीक्षा हो सकती है, जिसमें हिंदी आलेखन और निबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें मैं तो यही, क्योंकि मैंने तो पीसीएस के पर्सपेक्टिव से हिंदी पढ़ा है, मेरे ख्याल से वैसा ही होगा नायब तहसीलदार में। तो पुराना पैटर्न देखिए क्या है, और उस पैटर्न के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वास्ट कुछ पढ़ना होता है। एक जो स्टैंडर्ड हिंदी की आपकी किताब है उसको अच्छे से पढ़े, वो बहुत स्कोरिंग होता है एक्चुअली हिंदी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप, और पैटर्न के हिसाब से पढ़ा जैसे एग्ज़ाम में आता है, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। निबंध में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं तो 3-4 निबंध अपना लिखने की कोशिश करिए उन टॉपिक्स पे। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सेक्शन वाइज निबंध आते हैं, कि एक सेक्शन में आपके पॉलिटी से रिलेटेड निबंध होगा, एक में आपका शायद ये फिलॉसफी से रिलेटेड होगा।
तो अगर ऐसा है तो वो देख लीजिए, और उन सेक्शंस वाइज एक एक निबंध लिख के आप जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे इवैल्यूएट कराइए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप निबंध से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस कर ली कैसे करना है तो आप अच्छा कर लीजिए स्कोरिंग। सर एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स किताबें तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट पेपर नहीं लेते हैं, या जैसे घटना चक्र पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, उसके पेपर अच्छे हैं, तो मतलब किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन से पेपर लगानी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं पहले भी किसी क्वेश्चन के जवाब में बोल चुका था कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखिए, एनसीईआरटी से बहुत फोकस करिए, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पे फोकस करिए। बहुत इधर उधर की किताबों को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बस उसको बार बार पढ़ना है। आप इतनी बार पढ़ना है कि आपको एकदम वो मतलब जिसे ना घोंट लेना है उसको। अगर तो वो बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि रटना है, लेकिन एकदम से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम टाइम पे उसको तुरंत रिप्रोड्यूस कर दें। अगर आप 10 किताबें पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम पे रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे उसको। एक किताब पढ़िए, एनसीईआरटी से बहुत फोकस करिए और उसको बार बार पढ़िए। करंट अफेयर में भी जैसे मैंने बताया, किसी न्यूज़पेपर रोज़ आधा पौना घंटा पढ़ो, 1 घंटा मैक्सिमम। और उसके बाद किसी एक थोड़े से जो ट्रस्टवर्दी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या मटेरियल है उसका मैगजीन लेके बस एक मैगजीन पढ़िए। मेन चीज़ है उसको बार बार पढ़ने की। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम टाइम में उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। सर कुछ किताबों के नाम या प्रैक्टिस पेपर? किताबों, देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि किताब एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी कोई किताब नहीं, खासकर अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो। प्रीलिम्स के लिए भी आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करिए, और एनसीईआरटी के बाद अगर कुछ छूट जाता है तो आप घटना चक्र के जो आपके पूर्वावलोकन वाली जो सीरीज आती है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे। सर एक चीज़ कि आप अपना मतलब कुछ पॉजिटिव और जो आपके वीक पॉइंट हैं, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, और बिल्कुल। जी 2 क्वेश्चन जो मतलब कि आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट और हॉबीज़। हाँ, नो मतलब आप मेरे से पूछ रहे हैं या जी हाँ, मतलब बच्चों जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही परेशान करते हैं इंटरव्यू में देखिए, कि हॉबी तो देखिए, आप ऐसा है नहीं कि कोई आप महीने भर में बना लेंगे, है ना। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इंटरव्यू आपके दिमाग में है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई हॉबी नहीं है, जो कि मैं नहीं मानता, कोई ना कोई हॉबी सबकी होती है, आपको बस उसको देखना है कि आपके अंदर क्या है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी था, लेकिन मेरी वेब डेवलपमेंट मेरी हॉबी थी। मैं वैसे भी वेबसाइट बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उसी को अपनी हॉबी हमेशा रखा। आप भी अपने अंदर ये थोड़ा सा सोल सर्च करिए कि अब भाई आपको क्या क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कि आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग पसंद है, आप किस चीज़ में दक्ष हैं। और जब आप एक बार वो सोल सर्च कर लेंगे तो उसके बारे में फिर पढ़िए भी कि भाई उसका क्या एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस चीज़ का, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। क्योंकि अगर एक हॉबी है, इसका मतलब आपको उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा है। इंटरव्यूअर यही समझेगा कि आपने इस चीज़ को अपनी हॉबी बताया, इसका मतलब आप उस चीज़ हमेशा उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इसका मतलब आपको उस चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट इंटरव्यू में मेरे टाइम होगा ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वो अपनी हॉबी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट रोज़ अपनी हॉबी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते रहें। वो इन दी एंड आपको फ़ायदा देगा। वीक पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स में मैं कहूँगा, पॉजिटिव में रहता है कि मैं हमेशा से हार्ड वर्किंग रहा हूँ। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं मजाक नहीं करूँगा, मैंने 15-15, 16-16 के जैसे घंटे भी पढ़े। मैंने कहा शुरू में जोश बहुत होता है, उस जोश का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो शुरू में जोश में मैंने 15-16 घंटे की पढ़ाई करी है। तो हार्ड वर्किंग एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है। और नेगेटिव पॉइंट में यही रहा है कि मैंने थोड़ा शुरू में मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद से कर लूँगा। लेकिन उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया है। हर चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपको कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिव्स मिल रहे हैं, कोई भी अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी सलाह मिल रही है, तो आपको उसको एकदम खुले हाथों से रहना चाहिए, सबकी बातों को सुनना चाहिए। उसके बाद फिर अपने खुद पे विचार करना चाहिए क्या वो सही कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। तो पहले ये चीज़ मेरे में नहीं थी, कमी थी, लेकिन इस चीज़ को मैं इनकलकेट कर रहा हूँ।
तो साथियों, इस वीडियो में हमने देखा कि ARTO बागेश्वर श्री निखिल शर्मा सर ने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत सारे हमें सुझाव दिए और इन सुझावों को देने के लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और 2022 में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और सर के अनुभव का लाभ उठाइए और सभी जो अभी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आप सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।